जो लेखन है, लेखन भी एक कला है, ऐसे समझिए। तो आपको कलाकार बनना है। ये बताइए, इसमें से बहुत सारे लोग जो है क्रिकेट खेलते होंगे। अब मान लीजिए विराट कोहली भी खेलते हैं और हार्दिक पांड्या भी खेलते हैं, तो कलाकार ही तो हैं। तो आपको लिखने का कलाकारी सीखना है। और कलाकारी में एक तो बेसिक है, जो बेसिक आपको ध्यान रखना है कि जो खतरनाक गेंद आए उसको नहीं छूना है, अन्यथा आप आउट हो जाएंगे। अरे 5 गेंद निकल जाएगा कोई बात नहीं, अगले 5 गेंद पे छक्का भी तो लगा सकते हैं। तो ये बताइए, लिखने में आपको बेसिक जो कंसेप्ट है उसमें केवल 5 बात का ध्यान रखना है। पहला चीज ध्यान रखना है कि जो प्रश्न हमने पूछा है उसका उत्तर लिखना है। हमने कोई प्रश्न पूछा, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वैश्वीकरण ने मूल अधिकार को प्रभावित किया है, तो प्रश्न क्या है कि वैश्वीकरण ने मूल अधिकार को कैसे प्रभावित किया है। मान लीजिए हमने प्रश्न बनाया कि न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करें। इसका मतलब कि आपको भूमिका में, न्यायपालिका में महिलाओं की वर्तमान में क्या स्थिति है, अब महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी तो क्या उसका सकारात्मक परिणाम निकलेगा, क्या समस्या है, लिखना तो यही है ना। तो पहला काम तो यही आपको करना है कि हमको समझना है कि प्रश्न प्रश्न के संदर्भ में ही लिखना है। जो प्रश्न पूछा जाए उसको 2 बार पहले पढ़िए। इसीलिए मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखता हूं, जिससे आपको पता चले कि प्रश्न में क्या पूछ रहा हूं। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द सीमा हमने कहा है, तो जैसे मान लीजिए 2 ही तरह का शब्द सीमा, 150 शब्द है और 250 शब्द है। तो जो 150 शब्द का है उसको जो है कंसोलिडेट करके लिखने का प्रयास करिए। जैसे प्रेसिज राइटिंग होता है ना, भाई हमें कहते हैं कि 3 पेज का प्रेसिज राइटिंग है तो उसको हम लोग कम करके 1 पेज में लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रेसिज राइटिंग वाला काम आपको करना है और यहाँ पर थोड़ा सा उसको बढ़ाना है। और तीसरा चीज मैं बताया कि जब कोई चीज लिखते हैं तो जितना संक्षेप में लिख सकते हैं, जितना अंतर संबंधित कर सकते हैं, वो आपको करने का प्रयास करना है। मतलब संक्षेप का मतलब, जैसे मान लीजिए इनकी कॉपी में पढ़ रहा था, इन्होंने लिखा अर्थात, एक जगह करके आपने लिखा है। अभी बताइए, एक चीज को आपने समझा दिया तो अर्थात करके क्यों लिख रहे हो तो गया एक चीज। अब दूसरा बात लिखिए, अब तीसरा बात लिखिए, मैं देता हूं क्योंकि आपको बीपीएससी भी देना है, तो आप क्या किया करिए कि उसको कम से कम 4 पेज में लिख के हमको दिया करिए। यही नियम बना लीजिए कि जो मैं 250 वर्ड का करूंगा उसको 400 पेज में लिख के दिया करिएगा। तो 4 पेज में लिख के दिया करेंगे तो उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि कहां तक मामला पहुंचा है। अब इसमें देखिए, अब इसमें यदि मान लीजिए बीपीएससी में प्रश्न आता है कि वैश्वीकरण ने एक तरफ सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया, दूसरी ओर केंद्र राज्य के मध्य संघर्ष के नए आयाम को खोला है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि कम से कम आपको जो है 6 पॉइंट पक्ष में लिखना है और 6 पॉइंट विपक्ष में लिखना है। लेकिन आपने 4 ही लिखा है, आपने जो है एक इधर 4 पॉइंट आपने लिखा है, फिर आपने यहां पर भी 4 ही पॉइंट लिखा है। तो कम से कम आपको 6 पॉइंट का मटेरियल तैयार करना है, क्योंकि 6 से कम रहेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। मनोज, ये आप ही का है। जैसे मान लीजिए वैश्वीकरण ने संघवाद में केंद्र सरकार को मजबूत किया है। ऐसे सोचिए, मैं उस दिन बताया था कि जैसे हमारे यहाँ जब मूल संविधान बनाया गया तो अर्धसंघीय व्यवस्था अपनाया गया, तो संविधान में ही केंद्र सरकार को मजबूत किया गया। अब फिर मान लीजिए हमारे यहाँ 1990 के बाद जो है, 1990 के बाद जो नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुआ उसने केंद्र सरकार को मजबूत किया। फिर जो है वैश्वीकरण की परिस्थितियों ने भी उसमें जो है आग में घी का काम किया, उत्प्रेरक का कार्य किया। ये बात भूमिका होनी चाहिए ना। तो अब यहाँ पर जो लिखा गया कि विश्व के सभी देश आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हो गए, इसका क्या मतलब है? ये प्रश्न से कोई मतलब नहीं ना है। फिर मान लीजिए आपने लिखा जो एक गांव के रूप में संकल्पित है, अरे डायरेक्ट वही लिख दिए होते। तो लिखिए, उसमें मैं सिखाऊंगा ना, क्यों आप तो बस लिख लिख के फेंका करिए वहीं पर, बाकी वो सब सिखाना खाना हमारा काम है। संक्षेप में लिखना है, तकनीकी शब्द का प्रयोग करना है और उसको जोड़ना है। और फिर कोई प्रश्न का उत्तर लिखना है तो उसमें जो है सामयिक जो घटना है, सामयिक जो परिप्रेक्ष्य है, इस सामयिक परिप्रेक्ष्य से जो है आपको थोड़ा सा जोड़ना है। कोई भी प्रश्न में पूछूं, कुछ भी मैं पढ़ाऊं,
आपको यही काम करना है, कुछ उसको करंट से लाकर जोड़ना है। आप जब जोड़ा करिए तो अंडरलाइन कर लिया करिए, तो अब उससे क्या फायदा होगा कि मैं उसको देखूंगा कि सही जुड़ा है कि नहीं। वैसे तो मैं पढ़ के काट दूंगा खुद ही कि सही जुड़ा कि नहीं, लेकिन एक बार जोड़ना शुरू तो करिए कम से कम। और फिर हमेशा ये ध्यान रखिए कि कुछ भी लिखते हैं तो वह जो है उसका अर्थ सही निकलना चाहिए, उसका सार्थक तो निकलना चाहिए, उसका कुछ जो है प्रासंगिकता होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिए, कुछ भी नहीं, कुछ उसका अर्थ निकले, कुछ सार्थक तो निकले, कुछ कुछ मतलब कि उसमें लगे कि नहीं प्रश्न से कुछ है मतलब उसका, हाँ कुछ है। जैसे मान लीजिए कितने लोग कुछ बोलते हैं या मान लीजिए पढ़ाते हैं, कुछ समझ में ही आपको नहीं आएगा। मान लीजिए मैं पढ़ाना शुरू करूं, मान लीजिए मैं फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट रहा है, पॉलिटिकल साइंस रहा है, तो मैं कुछ मान लीजिए उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दूं कि केंद्र राज्य के मध्य जो है अभिनिर्धारण की प्रक्रिया जो है व्यामिश्रीकरण के कारण जो है अभिनिर्धारित परिलोक से जो है परिकल्पित प्रतीत अभियोजित प्रतीत होती है। लेकिन आप ये तो मान गए ना कि मैं विद्वान हूं, परीक्षा तो पास नहीं कर पाएंगे, बाकी चाहे जितना विद्वान हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, ये 5 चीज ध्यान रखिएगा, ये बेसिक है। मैं मान लीजिए कोई बड़ा प्रश्न है, वो मैं 150 शब्द में पूछ दिया, तो आप उसको छोटे में कैसे लिखेंगे। अब कोई छोटा प्रश्न है तो उसको बड़े में पूछ दिया तो बड़े में कैसे लिखेंगे, ये भी ध्यान हम लोग को रखना है। तो ये तो मान लीजिए रोज मैं सिखाता ही रहूंगा, लेकिन आप लोग भी लिखते रहिए। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए जो आप लोगों का पहला संविधान की विशेषता है, उसमें थोड़ा सा मैं जो है लोकतंत्र के बारे में बता देता हूं, क्योंकि हर जगह लोकतंत्र के बारे में हम लोग जोड़ेंगे। कल वो हो गया था बेसिक स्ट्रक्चर वाला, अच्छा उसमें दोनों में अंतर करवा देता हूँ इसमें जो है। अच्छा तो पहले तो अंतर वाला सुन लीजिए। एक आप लोगों क्या तुलनात्मक वाला रखा गया है टॉपिक, मुझे ध्यान ही नहीं आता बार बार। एक आप लोग सिलेबस अपने पास रखिए, सिलेबस में 4 नंबर टॉपिक देखिए, तुलनात्मक एक रखा गया है ना, तुलनात्मक रखा गया है। तो तुलनात्मक तो सबका मैं पढ़ाऊंगा, जितना तुलना सोच सकते हैं सब पढ़ाऊंगा। सुन लीजिए, लिखिए मत, क्योंकि वहां पर पढ़ाना ही है मुझको, वो एक जगह रहेगा तो ठीक रहेगा। अब जैसे मैं बताऊं, ये बताइए, कुछ मत लिखिए। जैसे बीएस है और जुडिशियल एक्टिविज्म है, ऐसे समझिए कि भाई जो बीएस का सिद्धांत है, इसके माध्यम से न्यायिक पुनरावलोकन होता है ना। तो बीएस एक साधन हो गया जिसके माध्यम से न्यायिक पुनरावलोकन होता है, और न्यायिक पुनरावलोकन तो संघीय व्यवस्था की विशेषता है। अब फिर देखिए, मान लीजिए जो बीएस का सिद्धांत है, वो बीएस का सिद्धांत न्यायिक निर्णय से आया है, और यह जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक निर्णय से नहीं आया है, और प्रत्यक्ष रूप से हमारे यहाँ संविधान में दिखाई देता है। भाई अनुच्छेद 13 हुआ, 246 हुआ, 132 हुआ, 137 हुआ, 226 हुआ, और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। ऐसे 4 अंतर उसमें लिखना है, 5 अंतर, लेकिन यहाँ पर मत लिखिए, क्योंकि तुलनात्मक जब पढ़ाऊंगा तो लिखवा दूंगा, क्या फायदा, एक ही जगह सब रहेगा तो आपको पढ़ने में भी सुविधा रहेगा। छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मैं जो है लोकतंत्र बताता हूं, क्योंकि बहुत दिन से लोकतंत्र पर क्वेश्चन आया नहीं है। डेमोक्रेसी, तो देखिए लोकतंत्र का, पहले लोकतंत्र का अर्थ हम लोग को समझना है कि लोकतंत्र है क्या। इसका लोकतंत्र का जो है सिद्धांत में क्या अर्थ होता है, सिद्धांत में अर्थ क्या होता है, और व्यवहार में क्या अर्थ होता है। व्यवहार में अर्थ क्या होता है, सिद्धांत में अर्थ और व्यवहार में अर्थ। फिर समझिए, अब जो हमारे यहाँ लोकतंत्र चलता है भारत में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक तो इसको समझना है, और फिर इस पर हम लोग को जो है 1-2 प्रश्न कर लेना है, 2-3 प्रश्न हम लोग को जान लेना है, बस इतना ही पढ़ना है। क्योंकि लोकतंत्र का महत्व तो समस्या नहीं पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत दिन से नहीं आया है, 5-7 साल से, इसलिए याद आया, हम लाओ जो मन में आए पढ़ा देता हूं। चूंकि संविधान की विशेषता आप लोगों का लिखा भी है पहला टॉपिक, तो ठीक है। अब ये जो 2-3 प्रश्न आता है,
वो जैसा प्रश्न लिख दीजिए। वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का समाधान, वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का समाधान लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही संभव है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही संभव है। 150 शब्द में। दूसरा प्रश्न देखिए, जैसे जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र केवल जो है राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र जो है वह समग्र व्यवस्था या जीवन शैली के रूप में है। 150 शब्द। नंबर 2, दूसरा प्रश्न, लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं, लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन शैली के रूप में है, बल्कि जीवन शैली के रूप में है। इसी को देखिए, जैसे मान लीजिए प्रश्न आता है कि लोकतंत्र और विकास दोनों आपस में अंतर संबंधित है। नंबर 3, लोकतंत्र और विकास दोनों आपस में अंतर संबंधित है। लोकतंत्र और विकास दोनों आपस में अंतर संबंधित है, दोनों आपस में अंतर संबंधित है। बस ऐसे हल्का सा जानना है, ज्यादा नहीं। समझिए, ये लोकतंत्र जो है, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र। तो लोकतंत्र कहते समय एक तो जैसे मान लीजिए हमारे दिमाग में जो है एक सीमित अर्थ आता है, सीमित अर्थ आता है और एक व्यापक अर्थ आता है। सीमित अर्थ का मतलब कि जब लोकतंत्र को हम लोग केवल राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं कि लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था चलाने का साधन है, जिसमें हम लोग संसद की बात कर देते हैं, न्यायपालिका विधायिका की बात कर देते हैं, कार्यपालिका की बात कर देते हैं। तो जब हम लोग केवल इतना चीज की बात करते हैं तो यह सीमित अर्थ है। लोकतंत्र का यह जो है, जैसे हम लोग कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था चलाने का साधन है, राजनीतिक व्यवस्था चलाने का साधन है। संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका की ही बात करते हैं। तो ये जो हम लोग बात करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था चलाने का साधन है, तो ये सीमित अर्थ इसका है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये सीमित अर्थ हमारे काम का नहीं है। मतलब सीमित अर्थ जो अभी मैं बताया हूं, ये हमारे काम का नहीं है। इसको समझकर उत्तर नहीं लिखना है। अब ये लोकतंत्र जो है, इसका जो व्यापक अर्थ है, इसका क्या मतलब है कि लोकतंत्र जो है मूल्यात्मक अवधारणा के रूप में है, विभिन्न मूल्यों का समुच्चय है। लोकतंत्र मूल्यात्मक अवधारणा के रूप में है, लोकतंत्र मूल्यात्मक अवधारणा के रूप में है, विभिन्न मूल्यों का समुच्चय है, विभिन्न मूल्यों का समुच्चय है, विभिन्न मूल्यों का समुच्चय है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए, हम लोग कहते हैं जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, संवाद, ये सब जो मूल्य है, इन मूल्यों को मिलाएंगे तो जो व्यवस्था बनेगा वो लोकतंत्र है। इन मूल्यों को जब मिलाएंगे, इन मूल्यों को मिलाकर जो व्यवस्था बनेगा उसको लोकतंत्र कहा जाएगा। इसका मतलब कि लोकतंत्र व्यापक अर्थ में जो है साध्य के रूप में है, लक्ष्य के रूप में है, और यहां पर लोकतंत्र काम का नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ कि मान लीजिए कोई लोकतंत्र प्रश्न आया, जैसे अभी पहला प्रश्न बोला हूं कि लोकतंत्र जो है वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकता है, या कुछ उसी में मान लीजिए जोड़ घटा देगा कि वर्तमान में जो तापमान वृद्धि है, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, आतंकवाद जो समस्या चल रहा है, उन समस्याओं का समाधान जो है लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ही हो सकता है। चर्चा करें तो ये समझिएगा कि हमको शुरुआत यहां से करना है। ये मत लिखिएगा कि लोकतंत्र जो है राजनीतिक व्यवस्था चलाने का साधन है, जिसमें संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका आती है। आपको ये लिखना है कि लोकतंत्र जो है मूल्यात्मक अवधारणा के रूप में है, विभिन्न मूल्यों को रखता है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, संवाद, समायोजन, सहयोग,
जितने भी अच्छे अच्छे मूल्य हैं सबको मिला देंगे तो जो घोल बनेगा वो लोकतंत्र है। ठीक, अब जब ये लोकतंत्र है, ये बताइए, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का प्रयोग हम लोग जो है हर जगह कर सकते हैं? ये बताइए, अर्थव्यवस्था हमारी चल रही है तो अर्थव्यवस्था में भी तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। भाई ऐसे समझिए, ये साध्य है, लक्ष्य है, साध्य है और लक्ष्य है, मोक्ष है हनुमान जी। तो हनुमान जी का पूजा कौन करता है? केवल स्टूडेंट? सब लोग करता है ना। तो मान लीजिए हनुमान जी की पूजा जो है सब लोग करते हैं, शंकर भगवान की पूजा सब लोग करते हैं, उसी तरह से ये लोकतंत्र जो है हर जगह दिखाई देता है, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, हर जगह दिखाई देता है। यहाँ तक क्लियर? तो ये जो लोकतंत्र है यह सभी ये बहुआयामी व्यवस्था के रूप में है। बहुआयामी व्यवस्था, बहुआयामी व्यवस्था के रूप में है लोकतंत्र, जो है बहुआयामी व्यवस्था के रूप में है। ऐसे बना लीजिए, इसमें लिखवाऊंगा नहीं, मैं बोला हूं पहले दिन की ये आपका सिलेबस है, थोड़ा सा मैं हट के भी पढ़ाता हूं, ये हट के भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिर्फ सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आता है, उल्टा जब पूछ देगा आप समझ नहीं पाएंगे पूछ क्या रहा है। अब बाद में करने से क्या फायदा, जानते हैं हम तो लोकतंत्र के बारे में पूछना शुरू कर दिया। समझदार व्यक्ति सब पढ़ के जाता है, वहीं टिक लगा के लिख पढ़ के आता है, ज्यादा समझदार व्यक्ति परीक्षा देने के बाद विश्लेषण करता है, और कम समझदार व्यक्ति सब पढ़ उड़ के जाएगा, चुपचाप अपना लिख पढ़ के आके काम खत्म हो गया। अब जब बहुआयामी व्यवस्था के रूप में है तो जैसे समझिए, बहुआयामी व्यवस्था है, बहुआयामी व्यवस्था, तो बहुआयामी व्यवस्था है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई राजनीतिक व्यवस्था भी होगा, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में भी है, सामाजिक व्यवस्था भी है। तो सामाजिक व्यवस्था है तो इसीलिए हम लोग सामाजिक लोकतंत्र कह देते हैं। और जब मान लीजिए हम लोग कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था के रूप में है तो इसको हम लोग राजनीतिक लोकतंत्र कह देते हैं, इसको हम लोग राजनीतिक लोकतंत्र कह देते हैं। सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, और फिर हम लोग कह देते हैं कि ये जीवन शैली भी है, नैतिक लोकतंत्र, हम लोग कह देते हैं कि ये नैतिक लोकतंत्र भी है, नैतिक लोकतंत्र है, सब तरीके का लोकतंत्र है। अब जैसे देखिए, अब समझिए, दोबारा बता रहा हूं कि जो लोकतंत्र है वो केवल राजनीतिक व्यवस्था को चलाने का साधन जब हम लोग बोलते हैं तो ये अर्थ हम लोग के काम का नहीं है। लोकतंत्र वास्तव में जो है मूल्यात्मक अवधारणा है, वैल्यू बेस्ड कंसेप्ट है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, संवाद, समायोजन, ये सब मूल्य पाया जाता है। सब मूल्य, जितने भी अच्छाइयां हैं, सब शंकर भगवान और हनुमान जी में पाया जाता है। हनुमान जी में ऐसा कोई गुण बताइए जो न पाया जाता हो, शंकर भगवान में ऐसा कोई गुण बताइए जो न पाया जाता हो, सब गुण पाए जाते हैं। तो ये लोकतंत्र भी जो है सब गुणों का समुच्चय है। इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, संवाद, समायोजन, एकीकरण, जितना भी 2 4 5 में लिख दिया, ये सब जो मूल्य हैं, इन मूल्यों का प्रयोग बहुआयामी व्यवस्था के रूप में होता है। अब बहुआयामी व्यवस्था के रूप में होता है तो अभी बता रहा था कि जब बहुआयामी व्यवस्था के रूप में होता है तो राजनीतिक लोकतंत्र, मान लीजिए राजनीतिक व्यवस्था में जब इन मूल्यों का प्रयोग किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था में जब इन मूल्यों का प्रयोग करेंगे, राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए जब इन मूल्यों का प्रयोग किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे राजनीतिक लोकतंत्र। और राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए जब इन मूल्यों का प्रयोग करेंगे तो बताइए, राजनीतिक व्यवस्था चलाने में समानता का प्रयोग करिए, राजनीतिक व्यवस्था चलाने के लिए न्याय का प्रयोग करिए, स्वतंत्रता का प्रयोग करिए, तभी तो राजनीतिक व्यवस्था में जो है सूचना का अधिकार लागू होता है। तभी तो राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग जो है सबको जो है सार्वभौमिक मताधिकार देते हैं जिससे समानता आ सके। तो यहाँ पर
राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जैसे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, जैसे हम लोग कहते हैं कल्याणकारी शासन। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब कि निश्चित उम्र के स्त्री पुरुषों को जो है मत देने का अधिकार। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए 18 वर्ष से ऊपर के जो भी स्त्री पुरुष हैं सब लोगों को मत देने का अधिकार है। मूल संविधान में 21 वर्ष था, 61वां संविधान संशोधन द्वारा उसको घटा के 21 से 18 कर दिया गया। तो इस तरह की जो व्यवस्था है उसको राजनीतिक लोकतंत्र कहा जाएगा। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ भाई? सामाजिक लोकतंत्र का मतलब कि सामाजिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग, सामाजिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग, सामाजिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग। अब सामाजिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग, तो एग्जाम्पल बताइए कि सामाजिक व्यवस्था में हम लोकतांत्रिक मूल्य का प्रयोग करेंगे तो क्या चीज आएगा भाई? हमें कहते हैं सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसका मतलब कि सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, किसी का सामाजिक शोषण नहीं होना चाहिए। यही तो मतलब निकला। तो यहां पर जैसे सामाजिक शोषण न हो, सामाजिक शोषण न हो, जैसे मान लीजिए अभी मैं बताया कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा को बढ़ावा, भेदभाव न किया जाए, भेदभाव न हो, सबको समान अवसर हो, कुछ भी लिखिए सब सही है। अब लिखा हूं आर्थिक लोकतंत्र। तो आर्थिक लोकतंत्र का मतलब कि अर्थव्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग करना। जो अर्थव्यवस्था हमारी चल रही है उस अर्थव्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग किया जाए। अर्थव्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग, अर्थव्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्य का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? इसका मतलब आर्थिक विषमता ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि दूसरे को खरीद सके और कोई इतना गरीब ना हो कि दूसरे को बेच सके। आर्थिक विषमता ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वेतन में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। पता लगे कि किसी का वेतन 1 करोड़ रुपए पर मंथ है और किसी का 2,000 रुपए महीने है। गांव में देखते तो हैं, गांव देहात में मान लीजिए जो लोग बेचारे पढ़ा रहे हैं डिग्री कॉलेज में और इंटर कॉलेज में, कितना उनको सैलरी मिलता है? प्राइवेट में नहीं पढ़ाते हैं गांव देहात में, जो 2-3 कमरे में डिग्री कॉलेज चल रहा है 5-6 हजार रुपया। अब मान लीजिए सपोज करिए यहाँ डीयू में जो प्रोफेसर है उनका सैलरी है 2 लाख रुपए और उनको 5,000 रुपए है। अब बताइए वो क्या पढ़ाएंगे और क्या उनका हौसला रहेगा? अरे वो साइकिल से जाकर स्कूल चले जा रहे हैं, इतने ही बहुत है उनके लिए। तो ये बताइए आर्थिक विषमता ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आर्थिक विषमता ज्यादा ना हो, सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो, सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो, सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो। मतलब किसी का आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए, ज्यादा महंगाई नहीं होना चाहिए। और 5,000 रुपया बेचारा कमा रहा है, अब तो खूब वो पेट्रोल डलवाएगा ना,
खूब पर्यटन करेगा ना, वो तो अयोध्या वो भी तो दर्शन करने जाएगा ना, कहाँ जा पाएगा बताइए। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि महंगाई हो, मुद्रास्फीति हो, चाहे तमाम चीज हो, उसकी कीमत एक संतुलित होनी चाहिए ना, कि आम व्यक्ति जो है सामान खरीद सके। यही तो लोकतांत्रिक मूल्य है कि वस्तु के मूल्य में ज्यादा इतना न हो कि कोई वस्तु खरीद ही ना पाए। अब सोना 1 लाख रुपया मान लीजिए हो जाए, 80,000 हो जाए, 70,000, जो भी होगा, हमको नहीं पता है। तो मान लीजिए सब करिए, न तो हमको खरीदना है, न तो हमको पता करना है, काम खत्म। हमारा कंसेप्ट क्लियर रहता है। जो चीज हमको, मान लीजिए कोई सड़क पे गाड़ी जा रही है, हमसे क्या लेना देना है, हम देखते भी नहीं कि कौन सी गाड़ी जा रही है, क्योंकि हमको पता है कि एक गाड़ी में खरीद लेता हूँ, 10 साल चलती है, 10 साल के बाद दूसरा गाड़ी खरीद लूंगा, बस वो बदलनी है नहीं। तो मान लीजिए मैं क्यों देखूं कि फला BMW जा रहा है, अच्छा वो जा रहा है, वो 1 करोड़ का, डेढ़, क्या मतलब, कोई मतलब तो है नहीं, हमारी ही गाड़ी ठीक है। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ऐसी चलनी चाहिए जिससे जो है समाज के संसाधनों का प्रयोग सामान्य हित में हो सके। कैपिटल मोनोपोली नहीं होना चाहिए, पूंजी का संकेंद्रण नहीं होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था में जो है स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए। ठीक, एक कंसेप्ट बना रहा हूं, 8-10 साल पहले क्वेश्चन आ चुका है लोकतंत्र का, अभी बैठा था वैसे मन में आ गया कि चलो आधा घंटा लोकतंत्र पढ़ा देता हूं, तो मन में आ जाता है तो पढ़ा देता हूं, क्योंकि पता लगे एग्जाम में आने के बाद हमारा यह है कि जितनी मेरी योग्यता क्षमता मेंस में है, पॉलिटी में है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, जितना मैं जानता हूं मैं सिखा दूंगा। पेपर आने के बाद, जीएस सेकंड का पेपर आने के बाद ये नहीं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन जो आया है वो उल्टा सीधा पूछ दिया है, यही बोलूंगा कि देखिए हमको जितना योग्यता क्षमता था मैंने पढ़ा दिया, 1-2 क्वेश्चन उल्टा सीधा आना था तो आ गया है, अगली बार फिर प्रयास करूंगा। यही तो करेंगे। अभी बताइए, अपने अपने पास जो संसाधन है वो तो पढ़ा जाए, बाकी तो 1-2 क्वेश्चन उल्टे सीधा आएगा तो आने दीजिए। अब नैतिक लोकतंत्र, ये बना लिए, इसको फोटो खींचिए या बना लीजिए, बना लिए ना। अब नैतिक लोकतंत्र बताता हूं कि नैतिक लोकतंत्र क्या है। नैतिक लोकतंत्र का मतलब है कि लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में है, लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में है। लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में है, इसका मतलब कि ये जो लोकतंत्र है, ये जो लोकतंत्र है, अभी मैं बताया हूं कि मूल्यों का समुच्चय है, लोकतंत्र मूल्यों का समुच्चय है, सेट ऑफ वैल्यू है। भाई मूल्यों का समुच्चय है तो अभी सिखाया हूं ना, इस मूल्य में जो है समानता है, न्याय है, बंधुत्व है, सहयोग है, सहिष्णुता है, जो लिखना हो सब सही है, सहिष्णुता है, ये सब मूल्य है। तो ये सब जब मूल्य है तो इन सब मूल्यों का प्रयोग कौन करता है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सहयोग का मूल्य का प्रयोग कौन करता है? गाय, मनुष्य करता है ना। गाय के सामने जाके बोलेंगे कि तुम हमारे साथ समानता का व्यवहार करो, तो गाय बोलेगी आइए बताता हूं, सिंह लगा के फेंक दी, समानता का व्यवहार हो गया आपके साथ। तो मान लीजिए, अरे गाय पशु है ना, उसके पास विवेक नहीं है ना। जीव में सबसे श्रेष्ठ जीव तो हम ही लोग हैं ना, मनुष्य, क्योंकि हम लोगों के भीतर मूल्य है, इसीलिए हम लोग श्रेष्ठ जीव हैं। तो यहां पर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सहयोग, सहिष्णुता, ये जो मूल्य है, इन मूल्यों का प्रयोग करके व्यक्ति अपने अंतःकरण को मजबूत करता है। इन मूल्यों का प्रयोग करके व्यक्ति अपने अंतःकरण को मजबूत करता है। इन मूल्यों का प्रयोग करके व्यक्ति अपने अंतःकरण को मजबूत करता है। देखिए लोकतंत्र तो यह है कि लोकतांत्रिक मूल्य का हम प्रयोग करेंगे तो हमारा अंतःकरण मजबूत होगा ना। जैसे हमारे किसी के भीतर न्याय, स्वतंत्रता, संवाद, सहयोग, सहिष्णुता है। अब मान लीजिए गए उससे लड़ने के लिए, और वो अच्छा व्यक्ति मूल्य रखा हुआ है तो क्या बोलेगा? मान लीजिए 4 सीढ़ी चढ़ के आप आए,
हमारे पास, तो हम आपसे क्या बोलेंगे? ये तो बोलेंगे बैठिए पानी नहीं पीजिए। अब लोग नहीं नहीं थोड़ा सा हमको कुछ जो है हमको लड़ाई झगड़ा करना है। अब तो पानी नहीं पी लीजिए, तुम ना लड़ाई झगड़ा अच्छे से कर पाएंगे। मतलब कि लड़ाई झगड़ा क्या करेंगे, पहले हाँफ के गिर गए पहले ही, रुकिए पानी नहीं पी लीजिए, फिर बैठिए चाय भी पी लीजिए, उसका किया जाएगा 1-2 घंटा लड़ाई झगड़ा। ये बताइए, अब हमसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए आए, अब मैं आपको बोलूं कि बैठिए पानी नहीं पी लीजिए, चाय पी लीजिए, भूख लगा तो खाना ना खा लीजिए, उसके बाद लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा कि नहीं? तो यहां पर बताइए कि जो ये मूल्य होगा, इन मूल्य का प्रयोग व्यक्ति करेगा तो उसका अंतःकरण मजबूत होगा ना। भाई कोई समस्या तो समस्या का समाधान हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये जो जीवन शैली है, ये बताइए कि ये जो जीवन शैली है, जीवन शैली का मतलब क्या होता है? जीवन शैली का मतलब जीवन जीने की कला। भाई जीवन शैली का मतलब जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला, लाइफ स्टाइल, कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। जीवन जीने की कला, ये बताइए, जीवन अपने आप में जटिल है, जीवन अपने आप में जटिल है। कोई व्यक्ति ऐसा पकड़ के लाइए जो बोले कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं। भाई आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, तो मान लीजिए हम कहते हैं कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं मिल सकता ना। तो जीवन जटिल है, जीवन जटिल तथा कठिन है, कठिन है, जीवन में संघर्षी है। मैं जटिल इसलिए बोल रहा हूं कि एक ही समय जो है वह पारिवारिक जीवन भी जीना है, उसी समय जो है वह मान लीजिए पढ़ाई लिखाई भी करना है। भाई बताइए किसी का शादी ब्याह हो गया है, 2-3 बच्चे हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपको बच्चों को भी तो देखना है। ये तो नहीं कहेंगे कि रुक जाओ यार 2-3 साल पहले तैयारी कर लेने दो, बाद में तुम लोगों को देख लूंगा। तो पारिवारिक जीवन भी है, आपका पठन पाठन भी है, आर्थिक जीवन भी है, आर्थिक जीवन भी है, मित्र दोस्त हैं, सामाजिक जीवन भी है, सामाजिक जीवन भी है। मित्र दोस्त से बोलेंगे कि अब 4 साल बाद मिलेंगे हम लोग, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूं, फोन मत करना। बोलेगा हटाओ जाओ, जीवन भर नहीं फोन करूंगा तुमको। तो बताइए, ये पारिवारिक जीवन, पठन पाठन, आर्थिक जीवन सब देखना है ना, और सब में समायोजन करना है। और सब में समायोजन करना है तो सब में समायोजन करना भी एक कठिन कार्य होता है। एक ही समय मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, आप किसी जिले में मान लीजिए एसडीएम है, डीएम है, मीटिंग चल रही है, आपके पिताजी का फोन उसी में आ रहा है, तो क्या करेंगे? फोन उठाएंगे? उठाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, या कोई बुरा भी नहीं मानता है, बस इतना ही करना होता है कि पिताजी का फोन है, राइट में सुन लेते हैं। तो पिताजी का फोन उठा के ही तो बोलेंगे कि पिताजी थोड़ा सा मीटिंग बैठे, बोलिए। पहले तो ये नहीं बोलेंगे कि मैं मीटिंग बैठू, पहले तो ये बोलेंगे कि दोपहर में फोन किया, कोई जरूरत तो नहीं बहुत विशेष, तो कुछ बताएंगे ना, तबीयत खराब है, चाहे दवाई नहीं आया, चाहे हॉस्पिटल में हूँ, पहले सुनना पड़ेगा ना। फिर बाद में मान लीजिए इसी तरह से हाल चाल पूछेंगे, बोल देंगे अच्छा तो मैं अभी फोन करता हूँ 10 मिनट में, ठीक है ना, हो गया ना। जाके मान लीजिए मीटिंग में कोई बड़ा अधिकारी है तो पूछेगा भाई किसका फोन था, तो बोलेंगे पिताजी का फोन था थोड़ा सा, वो भी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि इसी में आपको पारिवारिक जीवन जीना है। माता पिता का अपना महत्व, उनका फोन आ गया तो फिर मीटिंग वोटिंग कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरा नहीं मानेगा। हाँ उसी में मान लीजिए मित्र दोस्त से बात कर रहे हैं, तब तो अधिकारी बुरा मान जाएगा ना, फोन पहले बंद करो, यहाँ मीटिंग चल रही है या इनका मित्रता लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये सब जीवन को संतुलित करना है। अब संतुलित करना है, अब यहीं पे जोड़ रहा हूं, ये बताइए इन मूल्यों से आपका अंतःकरण मजबूत हो गया, अंतःकरण मजबूत हो गया, और अंतःकरण मजबूत करके जो है आप जीवन में जो जटिलता है, जो जीवन की कठिनाई है, जीवन जो आपको बोझ लग रहा है, कठिन लग रहा है, नहीं कुछ लोग होते हैं मान लीजिए उससे पूछें कैसा चला रहे, मत पूछिए, बहुत स्थिति खराब है, तो मान लीजिए बहुत स्थिति खराब है, तो जो जटिल जीवन है, जो कठिन जीवन है, जो बोझिल जीवन है, उसको भी कहीं ना कहीं जो है आनंदमय बना देता है, सार्थक बना देता है, उसको भी कहीं ना कहीं जो है खुशहाल बना देता है, इन मूल्यों के आधार पर।
तो ये मूल्य जो अंतःकरण को मजबूत करते हैं, उससे हमारा जो जटिल जीवन है, उससे हमारा जो कठिन जीवन है, जो बोझिल है, जो लग रहा है कि सब दुख हमारे ऊपर ही भगवान दे दिए हैं, उस दुख का निदान भी हो सकता है, समाधान भी हो सकता है, आने वाली चुनौतियों का समाधान भी कर सकते हैं, अपने जीवन को संतुलित रख सकते हैं। इसीलिए लोकतंत्र को जीवन शैली भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? ये जोड़े हैं तो यहीं पे 2 लाइन लिख दीजिए, यदि जोड़े हैं तो ये दोनों को मिलाकर लिख दीजिए। इस प्रकार लोकतंत्र मनुष्य में अच्छे मूल्यों का प्रवेश कराता है। इस प्रकार लोकतंत्र मनुष्य में अच्छे मूल्यों का प्रवेश कराता है, समग्र तंत्र का विकास करता 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 है, जिससे व्यक्ति जीवन में आने वाली समस्याओं का निदान कर लेता है, जीवन में आने वाली समस्याओं का निदान कर लेता है और अपने जीवन को अर्थपूर्ण एवं प्रासंगिक बना लेता है, अर्थपूर्ण एवं प्रासंगिक बना लेता है, कठिन बोझिल जीवन को सार्थक बना लेता है, कठिन बोझिल जीवन को सार्थक बना लेता है। इतना ही लिखना था जो बोला था। इसमें 4 लाइन पहले अर्थ लिख दीजिए, जैसे अभी प्रश्न बोला था ना, है नहीं सिलेबस में, बस संविधान की विशेषता है तो 4 लाइन मन किया तो पढ़ा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न बोला था कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन शैली है, तब कैसे लिखा जाएगा 150 शब्द? मॉडल आंसर में लिख रखा हूं इसका उत्तर, ऐसे बोल रहा हूं कि जैसे मान लीजिए पहले लिख दिए कि लोकतंत्र को 2 लाइन लिख दीजिए कि लोकतंत्र मूल्यात्मक अवधारणा है, इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व जैसे मूल्य पाए जाते हैं। लोकतांत्रिक जो मूल्य है उसका प्रयोग जो है समस्त व्यवस्था में होता है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, और इसी प्रकार से जो है लोकतंत्र एक समग्र व्यवस्था है, जीवन शैली के रूप में है। 4 लाइन भूमिका हो गया, फिर पैरा चेंज करके जो ये समझाया हूं उसको लिख देना है कि लोकतंत्र, अब यहीं से शुरू करेंगे कि लोकतंत्र जो है मूल्यात्मक जो अवधारणा है उसमें जो तमाम मूल्यों का समुच्चय है, तो ये मूल्य जो है मानव के भीतर पाए जाते हैं, मनुष्य के लिए है। ये सब जो मूल्य व्यक्ति स्वीकार करेगा, आत्मसात करेगा, इससे अंतःकरण व्यक्ति का मजबूत होता है, आंतरिक विकास होता है। व्यक्ति जो है वो देखा जाए तो अंदर से बहुत मजबूत होता है, अंदर से बहुत मजबूत होता है। देखिए ज्यादा रोए गाएगा नहीं। देखते कितने लोग बेचारे, कुछ भी उनसे बोल दीजिए, जानते हैं भाई साहब आपके साथ क्या हुआ, बस रोना शुरू कर देंगे, इतने हृदय के कमजोर हैं। अरे जीवन तो संघर्षमय रहेगा ही, आज नहीं तो कल समस्या आएगा। मान लीजिए किसी जिले में आप डीएम रहेंगे, एसएसपी रहेंगे, कुछ रहेंगे, 50 लोगों की हत्या हो गया। अब मान लीजिए कहीं पर डीएम है चाहे एसएसपी आप बन गए, 50 लोगों की हत्या हो गया। अब ऐसी दशा में क्या करेंगे? समस्या का समाधान करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप जाएंगे पता नहीं सबको पकड़ के रोने लगी और चिल्ला चिल्ला के सब लोग आप ही को चुप करा रहे हैं, चुप रहिए मैडम, हटाइए, जान दीजिए, समस्या का समाधान अब बाद में होगा, पहले तो आप ही चुप हो जाइए। अब फिर सरकार आपको बोलेगी कि आप घर जाइए, तो इसीलिए आपको इतना सब व्यवस्था दिया था, रोने के लिए तो बहुत सारे लोग पड़े हैं। आपको समस्या का समाधान करने के लिए अधिकारी बनाया गया था ना, कि सबको जाकर आप चुप कराइएगा, सबको बताइएगा कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग जो है ठीक करेंगे, उसको ये करेंगे, सब लोग भोजन पानी करिए, पानी पीजिए, हैं सब लोगों का, जो लोग भी मर गए उनका चलिए कर्मकांड करवाइए, ये करिए वो करिए, जल्दी जल्दी सब व्यवस्था करके नॉर्मल करना है ना, कि मामले को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये जो अंतःकरण में जो मूल्य होगा वो व्यक्ति के भीतर आंतरिक इंटरनल जो है डेवलपमेंट करेगा, अंदर से बहुत मजबूत बनाएगा। कि भाई परीक्षा है, 5 दिन के बाद परीक्षा है, तो कोई बात नहीं, 20 घंटे पढ़ाई चल रही है, 4-5 घंटा सोकर 18-19 घंटे पढ़ाई चल रही है, लगना पड़ता है ना अंत में।
2-3 दिन का गैप रहता है, ऑप्शनल का पेपर होता है तो लगना पड़ता है 15-20 घंटे एकदम भयंकर तरीके से। अब मान लीजिए अंतःकरण मजबूत रहेगा तभी तो, पता चले कि वहीं बेहोश हो गए, परीक्षा देते देते गिर गए मेज के नीचे, पिताजी यही बोलेंगे तुम आ जाओ घर, पहले आराम करो 2-3 साल, उसके बाद परीक्षा देना। पहले अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाओ भयंकर वाला। तो यहाँ पे बताइए कि ये जब मजबूत होगा, अंतःकरण मजबूत होगा, तभी तो आप समस्या का समाधान कर पाएंगे। गांव में नहीं होता जीवट व्यक्ति है, नाम सुने हैं कि बहुत जीवट व्यक्ति है, बहुत जुनूनी व्यक्ति है। तो ये जुनूनी व्यक्ति और जीवट व्यक्ति जो गांव में कहा जाता है कि हिम्मत ना हारने वाला व्यक्ति है, ये मूल्य उसके भीतर है, परिश्रम भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। आइए बताइए, ये जीवन शैली के रूप में है, तो जीवन जीने की ये कला है। जीवन क्या है? जीवन शैली का मतलब जीवन जीने की कला। देखिए कुछ लोग जो है एकदम चाहे जितनी परेशानी हो हमेशा मस्त रहेंगे, हंसते हंसते रहेंगे, बल्कि दूसरा व्यक्ति उनसे पूछता है कि आपको इतना कष्ट है, आप हमेशा हंसते रहते हैं, वो बोलेगा तो रो के करेंगे क्या? हम मान लीजिए रोना ही शुरू कर दें तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कम से कम खुश तो रहूं। तो यहाँ पे देख रहे हैं जीवन जीने की एक कला है। सब समस्या होते हुए भी व्यक्ति मस्त है। ये बताइए, जीवन जटिल है, कठिन है, संघर्षमय है, जीवन जटिल है, संघर्षमय है, तो ऐसी स्थिति में कुछ परिवार की समस्या है, कुछ अपने स्वास्थ्य की समस्या है, कुछ पठन पाठन की समस्या है, कुछ मान लीजिए आर्थिक समस्या भी है, कुछ सामाजिक समस्या भी है, सब समस्या साथ ही चल रहा है। तो ऐसी दशा में ऐसे जीवन को जीने में कठिनाई है ना, तो यह जो लोकतांत्रिक मूल्यों से हमारा जो अंतःकरण मजबूत हुआ है, इसके माध्यम से हम इस समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, आने वाली समस्या का निदान कर लेते हैं। सहिष्णुता, संवाद, न्याय की जो स्थिति है उससे जो है समस्या का निदान करते रहते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। और जो हमारा जटिल जीवन है, कठिन जीवन है, उसको हम अर्थपूर्ण और सार्थक बना लेते हैं। इसी संदर्भ में लोकतंत्र को जीवन शैली कहा जाता है। समझ गए? अब उसमें जो बनाया था एक दो चीज और समझाऊं। अच्छा, व्यवहारिक अर्थ भी जरा बता दूं। वो जीएस सेकंड का जो पेज होगा यहाँ पर जैसे बांट दीजिए, तो व्यवहारिक अर्थ, लोकतंत्र का व्यवहारिक अर्थ। तो इसमें 3 चीजों को हम लोग को समझना है, रोज पढ़ते होंगे। ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। नहीं, पेज होगा इन लोगों का लिखने वाला, उनको पता होगा, संतोष जी। बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का मतलब हुआ जनता का शासन, जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन, फॉर द पीपुल। बनाइए। और बाय द पीपुल का मतलब जनता द्वारा शासन, जनता द्वारा शासन। सिंगल पेज नहीं बांटते हम लोग लिखने के लिए, जो वहां पर रखा रहता था उस दिन। हाँ, अब जैसे समझिएगा, जनता का शासन, इसका मतलब सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए। भाई लोकतंत्र का मतलब हुआ कि सत्ता जो है हमारे हाथ में है, हम जिसको चाहेंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। हम नहीं चाहेंगे कि भाई आपको पूरा बहुमत हम देंगे, आप गठबंधन सरकार चलाइए, रोज परेशान रहिए। बढ़ दीजिए किक पे। भाई गठबंधन सरकार आप चलाइए, रोज परेशान रहिए। अब सरकार देखिए कुछ निर्णय ऐसा रेड कर ले रही है, डर डर के निर्णय ले रही है। तो हम लोग की यही इच्छा थी कि भाई हम लोग बहुमत आपको दे दिए थे, तो आप इधर उधर ज्यादा करना शुरू कर दिए थे, तो अब हम लोग की इच्छा नहीं है आपको ज्यादा बहुमत देने की, क्योंकि लोकतंत्र में ऑफ द पीपुल है, जनता का शासन है। इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए। अब सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए,
तो या तो हम लोग स्वयं शासन कर लें, या तो फिर जो है प्रतिनिधि के माध्यम से शासन कर लें। भाई इसका दो तरीका हो सकता है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये बताइए प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ चल नहीं सकता है। इतनी जनसंख्या है, सब लोग कहां दिल्ली में बैठेंगे, सब लोग बाल बच्चे के साथ जो है सब लोग दिल्ली पहुंचेंगे, किस होटल में रहेंगे, कैसे विचार विमर्श होगा, कैसे मतदान होगा। सोचिए इतने करोड़ लोग सब लोग बैठे हुए एकदम, अभी तो 3-4 करोड़ लोग दिल्ली में हैं, तो ये दुर्दशा है। 130 करोड़ लोग दिल्ली में आ जाएंगे कानून बनाने के लिए कि चलते हैं वहीं कानून बना के अब आएंगे, तो सोच लीजिए क्या स्थिति होगा। ये बताइए प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो संभव है नहीं, तो यहां पर संभव नहीं है, संभव नहीं है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। अभी बताया हूं, एक तो जनसंख्या की समस्या, बड़ा देश भी भारत है, बड़ा देश भी है, फिर व्यवस्था कैसे बनेगा, फिर मान लीजिए भौगोलिक समस्या भी है, भौगोलिक समस्या भी है, कहाँ भोजन वोजन बनेगा, कैसे कहाँ लोग सोएंगे। सोच लीजिए भाई आरटीआई पर कानून बन रहा है, सब लोग दिल्ली पहुंचना है, किस ट्रेन से आएंगे, सोच लीजिए, ये सब समस्या है। तो अब जो है ये संभव नहीं है, इसलिए जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। इसी को बोलते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। चूंकि एनसीईआरटी में सब दिया है ना ये सब, इसीलिए 4 लाइन पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, बीच में एनसीईआरटी वो 12th वाला शुरू किया था, मैं 5-7 क्लास पढ़ाया था उसका, यूट्यूब पर पढ़ाया था, लेकिन वही बात है कि बीच में पीटीओटी का क्लास चलने लगा, फिर शुरू करता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूंगा। 11th-12th का तो सब एनसीईआरटी पढ़ा ही दूंगा। तो ये ऑफ द पीपुल का मतलब कि जनता का शासन, और जनता के शासन का मतलब अभी मैं बताया कि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, जनता जिसको चाहे वही प्रधानमंत्री बने, जनता जिसको चाहे वही लोग शासन करेगा। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं हो सकता है तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है कि जनता प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। अब प्रतिनिधि लोग जो है राजनीतिक दल के साथ होंगे, और जो दल बहुमत में आएगा वो सरकार बनाएगा, और जो दल कम में होगा वो विपक्ष में बैठेगा। अब जैसे समझिए जनता के लिए शासन, तो जनता के लिए शासन का मतलब हुआ कि भाई शासन प्रशासन किस लिए है, ये बताइए हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए। ज्ञानी लोग तो बहुत लोग टहल रहे हैं मुखर्जी नगर में, परीक्षा पास करना पड़ेगा इसलिए पढ़ाई चल रही है। ज्ञान उनका अर्जन तो यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, यहां पढ़ाई का शुद्ध इसका मतलब है कि हमारा पेपर एग्जाम में ठीक होना चाहिए। उल्टी पीटी आप लोग पढ़े, आप लोग विद्वान है कि नहीं उससे मतलब नहीं, एग्जाम में सही हो गया दैट्स ऑल, खत्म। एग्जाम में गए लिख दिए नंबर मिल गया, 120-25 नंबर हो गया। वो जो बोला हूं ना क्वेश्चन, लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन शैली है, यही लिख के लाइएगा। लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं, केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन शैली के रूप में है। 150 शब्द लिखिएगा, तो लिख के कल आइएगा, बल्कि जीवन शैली के रूप में है। अब यहां पर जो है एक चीज बताता हूं, जैसे मान लीजिए फॉर द पीपुल, जनता के लिए शासन, ये बोल दिया करिए कि ये यहां ठीक करके देंगे। जनता के लिए शासन, इसका मतलब शासन प्रशासन का उद्देश्य क्या है, जनता का कल्याण होना चाहिए। तो यहां जनता के लिए शासन का मतलब कि जनता का कल्याण करना, जनता का कल्याण करना, जनता का कल्याण करना मतलब जो भी शासन प्रशासन चल रहा है सबका उद्देश्य जो है जनता का कल्याण होना चाहिए।
सबका उद्देश्य जो है जनता का कल्याण होना चाहिए। अब बताइए, सबका उद्देश्य जनता का कल्याण होना चाहिए, तो जनता के कल्याण का क्या मतलब निकला? जनता के कल्याण का मतलब हुआ तीन बातें। मान लीजिए, जनता के कल्याण का मतलब तीन बातें। सबसे पहला चीज क्या है? सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, कि भाई सबको जो है भोजन मिले, आवास मिले, स्वच्छ जल मिले, ये तो बेसिक चीज है ना। तो मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति, पहला चीज तो यही है कि सबको शिक्षा मिले, सबको पेयजल मिले, सबको आवास मिले, सबको भोजन मिले, ये मूलभूत आवश्यकता है। अब जब मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तब व्यक्ति क्या सोचता है कि हम जिस लायक हैं कम से कम उस लायक हमको बना दीजिए। मानव संसाधन का उचित विकास। ये बताइए, कोई मान लीजिए गांव में बीएड किया हुआ है, तो क्या चाहता है कि हम मास्टर बन जाए? वो क्या चाहता है? वो थोड़ी चाहता है कि जो है हमको आप जो है वो आईएएस अधिकारी बना दीजिए। कोई मान लीजिए बीटीसी किया हुआ है गांव में, सोचता है कि हमको प्राइमरी स्कूल टीचर बना देते कम से कम। इससे ज्यादा वो नहीं सोचता है, यही तो सोचता है ना। कोई मान लीजिए हमें कहते हैं कि कोई 8 पास है, कोई 10 पास है, तो हमारा जानता है, तो सोचता है कि हमको चलिए आप 4th क्लास में कहीं करवा देते, रेलवे में। हम अच्छा से सबको पानी नहीं पिला लेंगे, सब साफ सफाई कर लेंगे। उससे ज्यादा वो सोचता भी नहीं है। कम से कम उस लायक तो वो है, जिस लायक वो है उस लायक तो उसको बना दीजिए। मानव संसाधन का उचित विकास करना, मानव संसाधन का उचित विकास, मानव संसाधन का उचित विकास, मानव संसाधन का उचित विकास होना चाहिए कि जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी जिस लायक है उसको बना दिया जाए। और तीसरा चीज होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब कि चयन की स्वतंत्रता। अमृत सेन साहब ने अपनी किताब में लिखा था कि सबको जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चयन की स्वतंत्रता। कि सब लोगों का जब उचित विकास हो गया, तो फिर वो व्यक्ति जो चाहता है वो करे। जैसे मान लीजिए कितने लोग हैं, मान लीजिए इंजीनियर बीटेक कर लिए, एमटेक कर लिए, 5 साल नौकरी कर लीजिए, देखिए गांव में जाकर खेती करा रहे हैं, मिल जाएंगे आपको। भाई हमें कहते हैं आप ही लोग हैं आईएएस बन गए, बड़े अधिकारी बन गए, 5-7 साल 10 साल नौकरी किए, ठीक है, देश की सेवा कर लिए। उसके बाद मन किया कि चल के गांव में जो है अच्छा से खेती कराएंगे, गांव में स्कूल खोलेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे। तो कम से कम ऐसा वातावरण हो कि आप जो है चयन की स्वतंत्रता का प्रयोग कर सके। मान लीजिए आपने सोचा कि गांव में हम चलेंगे और एक मिनी बैंक बनाएंगे और लोगों को जो है सस्ते दर पर ऋण देंगे, छोटा छोटा एटीएम गांव में खोल देंगे। लोगों को शहर में आना पड़ता है, जिससे लोग 500-1000 रुपया निकाल लेंगे। आपने सोचा, पता चला कि ट्रैक्टर पर रख कर एटीएम लेके चले गए लोग। देश में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी तो चयन की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर पाएंगे ना। मान लीजिए आप एम्स में डॉक्टर हैं, आपने सोचा कि हम चलेंगे जो है हजारीबाग में जो है वहीं पर अपना एक छोटा सा दुकान खोलेंगे, सब लोगों का सेवा करेंगे। पता चले लोग आए हैं, फीस देने की बात रही, आपको मार पीट के चले गए। अब एम्स में डॉक्टर रहे हैं, अब बताइए क्या मन करेगा लोगों की सेवा करने का? तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जनता के लिए शासन का मतलब ये बात हुआ। ठीक, अब मान लीजिए, ठीक है, तो तीनों समझ गए। अब जनता के द्वारा शासन जरा से यहां पर समझिए। जनता द्वारा शासन, जनता का शासन, जनता द्वारा शासन, दोनों में अंतर है। इसका मतलब होता है जनता द्वारा शासन का मतलब है कि शासन में जनता की उचित भागीदारी, शासन में जनता की उचित भागीदारी, जनता द्वारा शासन।
शासन में जनता की उचित भागीदारी। और उचित भागीदारी का मतलब ये हुआ कि पारदर्शी व्यवस्था होना चाहिए, पारदर्शी व्यवस्था होना चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए कि पेपर आउट हो गया तो कैसे आउट हो गया, सहभागिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कोई नीति बन रहा है तो कम से कम जनता से पूछ लीजिए अग्निवीर योजना आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, वो सर्वे करा लीजिए कि भाई जो लोग गांव देहात में हैं, मान लीजिए दौड़ धूप रहे हैं बेचारे, देखते तो हैं, मैं ऐसे चंडीगढ़ जाता रहता हूँ, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह सुबह कभी जाता हूँ, रोड खाली रहता है चला जाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ सुबह सुबह दौड़ लगा रहे हैं मुजफ्फरपुर वाले मुजफ्फरनगर वाले रोड पर 50-50 का बच्चा लोगों का झुंड एकदम दौड़ लगा रहा है। तो मान लीजिए गाड़ी रोक के पूछ भी लेता हूँ, और यार किसकी तैयारी चल रही है, पता है कि सेना में भर्ती की तैयारी चल रही पुलिस की, फिर भी पूछ लिया हौसला बढ़ाने के लिए, किस लिए दौड़ चल रही भाई, अरे हम लोग जो है सेना में भर्ती होना चाहते हैं। ये बताइए, वो व्यक्ति जो इतना सुबह उठ के दौड़ रहा है, 4 बजे भोर से मेहनत कर रहा है, 4 साल के लिए भर्ती होगा तो कितना कष्ट होगा ना। इसका मतलब कि सहभागिता, नीति निर्माण किया जा रहा है तो नीति निर्माण में उसकी सहभागिता, उसे पूछ तो लीजिए। 4 साल के बाद वो फिर घर पे आ जाएगा बेचारा, जो थोड़ा बहुत इज्जत बना था वो भी फिर वही बराबर हो गया, जाके कहीं प्राइवेट सेक्टर में बताइए लाठी लेके खड़े हैं, सेना में रहे हैं, कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये सहभागिता, नीतिगत सहभागिता। अब फिर ये बताइए, शासन प्रशासन विकेंद्रीकृत होना चाहिए, विकेंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत व्यवस्था। तो ये बताइए, इन सब चीजों को आप बढ़ावा देंगे, मैंने 2-4 एग्जाम्पल लिख दिया, इन सब चीजों को बढ़ावा देंगे तो इससे क्या होगा, ये बताइए, पारदर्शी व्यवस्था है, सहभागिता है, जवाबदेहिता है, क्या छुपाना है। मान लीजिए मैं आपसे पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ा रहे हो, क्या छुपाना है, टाइम टेबल बना के दे दिया, कितना दिन क्लास चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, चुपचाप पढ़िए, टेस्ट का समय भी लिख दिया, इस दिन आइएगा टेस्ट दीजिएगा, छुपा के क्या करना है भाई, सैटरडे को टेस्ट होगा, संडे को बंद रहेगा, अब मान लीजिए उसको मैं गोपनीय बना दूं, देखिए संडे को भी क्लास हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सामान्यतः संडे को क्लास नहीं होता है, एक दिन हम सब लोग आराम करते हैं, क्योंकि पारिवारिक व्यक्ति हूं ना, तो मान लीजिए पारिवारिक व्यक्ति हूं तो एक दिन घर पे भी तो जरूरी है, तो बच्चा लोग बोलेगे क्यों रे। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये सब जो होगा तो जनता और सरकार के बीच दूरी क्या होगी, कम होगी, और जनता और सरकार के बीच दूरी कम होगी तो इसी से तो हमारी एकता अखंडता मजबूत होगी, इसी से तो पॉलिटिकल ओब्लिगेशन बढ़ेगा, इसी से तो लोकतंत्र मजबूत होगा। जनता जनता और सरकार के बीच दूरी ज्यादा होगी तो लोकतंत्र कमजोर होता है ना। 2 लाइन यहीं पे लिख दीजिए, इससे जनता और शासन के बीच, जनता और सरकार के बीच दूरी कम होती है, जनता और सरकार के बीच दूरी कम होती है, जिससे राजनीतिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिलता है, जिससे राजनीतिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिलता है और लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है, अब जैसा समझिए, अब एक प्रश्न इस पर बोल देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं प्रश्न पूछूं, ऐसे प्रश्न में बोलूं कि भारत में लोकतंत्र जो है केवल संज्ञा की तरह है, नाम मात्र का है, वास्तविक लोकतंत्र नहीं दिखाई देता है, चर्चा करें। एक प्रश्न लिख दीजिए उसी के नीचे, भारत में लोकतंत्र केवल, भारत में लोकतंत्र केवल नाम मात्र का है, वास्तविक लोकतंत्र दिखाई नहीं देते, वास्तविक लोकतंत्र दिखाई नहीं देते। 150 शब्द मान लीजिए, लिखिएगा मत, ऐसे समझ गए ना क्या लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, अब इसका भूमिका कैसे लिखेंगे कि लोकतंत्र का मतलब मूल्यों का समुच्चय, और लोकतंत्र में जो है जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता द्वारा शासन होना चाहिए, और उसी में प्रश्न को जोड़ेंगे। लेकिन भारत में जो है
वह वास्तव में देखा जाए तो सिद्धांत तो व्यवहार का अंतर दिखाई देता है। इसी संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है या इसी संदर्भ में जो है कथन दिया गया है। क्लियर हुआ? 4 लाइन। और उसका जो अभी समझाया हूं, जितना आपको समझ में आया उतना लिख देना पैरा चेंज करके कि वह लोकतंत्र का जो व्यवहारिक अर्थ होता है उसमें सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन चुनाव व्यवस्था जो है निष्पक्ष होनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग क्या जो है चुनाव व्यवस्था में भी समस्या दिखाई देती है। फिर मान लीजिए जो याद आया लिखिए, फिर आगे बढ़ गए क्योंकि आपको बहुत सारा लिखना है। फिर आगे बढ़ के लिख लिए कि लोकतंत्र में जो है जनता का कल्याण होना चाहिए, सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जो है भोजन की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वच्छ पेयजल की समस्या, ये सब समस्या अभी भी चल रहा है, अभी भी पेपर आउट हो जा रहा है। ये बताइए, मान लीजिए मूलभूत जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। मानव संसाधन का उचित विकास कि लोग जो है डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, अध्यापक, अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है अभी हमारे यहाँ जो है वो उस तरह की व्यवस्था नहीं बन पाई है कि सबको रोजगार मिल सके। फिर मान लीजिए और आगे बढ़ लिए, कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। आए दिन जो है लोगों के साथ जघन्य अपराध होता है, आए दिन जो है वो कोई न कोई घटना घटती रहती, कुछ भी जो मर्जी वो लिखिए सब सही है, यही सिखा रहा हूं। ऐसा मत समझिएगा कि जो लोग बन के चले गए आप लोग से काबिल थे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग बन के चले गए आप लोग से काबिल नहीं थे, वो इतना जानते थे जाके एग्जाम में इतना लिख कर चले गए, और आप इतना जान कर भी एग्जाम में इतना भी नहीं लिख पा रहे, तो उस काबिलियत का क्या करेंगे? वो कलाकार हैं सब, कुछ भी लिख देंगे। वही कलाकारी सीखना है, बस हो गया खत्म। उसी को सिखा रहा हूं कि जब ये सब मजबूत रहेगा ना तो पेन रुकेगा नहीं, ऐसे ऐसे एकदम फटाटा चलेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। एक लाइन लिखेंगे 4 लाइन आगे का याद आना शुरू हो जाएगा। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं गांव और शहर के बीच दूरी बढ़ गई है। गांव में अभी भी इंटरनेट का ठीक ढंग से जो है इंटरनेट कहां पहुंच पाया है, ऑप्टिकल फाइबर गांव में कहां बिछ पाया है। भले जो है 5G दिखाता है लेकिन ऐसे ऐसे घूमता है। मान लीजिए या इसी प्रकार देखते हैं कि ग्रामीण स्तर पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। मान लीजिए पानी की देखिए, नोएडा और उधर चले जाइए तो उस साइड में पानी कहाँ अच्छा मिलता है, जेवर वाला साइड। हाँ, अगर पानी अच्छा नहीं है, कैंसर की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब देखते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या, गांव में अस्पताल ठीक ढंग से काम नहीं कर, जो मन में आया, जो दिमाग में आया तुरंत लिखिए, सब सही है। फिर यहाँ आ जाइए कि भारत में जो है बाई द पीपुल की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, जवाबदेहिता की प्रवृत्ति कम दिखाई देती है, सहभागी प्रवृत्ति नहीं है, जनता की राय को जो है जानने का प्रयास नहीं किया जाता है, कभी कभी सरकार मनमानी भी करती है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था भी नहीं है। कहीं ना कहीं जो है वह जो जनता के सेवक हैं वही जनता के भक्षक बन जाते हैं। जो सरकारी अधिकारी हैं वो लोग कहीं ना कहीं आम जनता के सेवक हैं, लेकिन उस सेवा की भाव नहीं रहता है। लिखे अब पैरा चेंज करके, इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में जो है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। लोकतंत्र सिद्धांत में तो दिखाई देता है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर जो है वो देखा जाए तो अनेक समस्याएं हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सरकार और जनता सभी लोग मिलकर प्रयास करें, जिससे लोकतंत्र में जो विसंगति है उसका समाधान हो सके, जो कमी है उसको दूर किया जा सके, और लोकतंत्र जो है वो हमारा जो है सार्थक बन सके। लोकतंत्र केवल नाम मात्र का न रहे, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी की तरह भारत का लोकतंत्र भी जो है विकसित हो सके। भाई जैसे मान लीजिए आपका नाम है शिव मूरत, एक भी शंकर भगवान का विशेषता आप में नहीं है, किसी का नाम तो नहीं है ना। तो मान लीजिए हमें कहते हैं किसी का नाम है शिव मूरत, किसी का नाम है हनुमान सिंह, एक भी हनुमान जी का विशेषता नहीं है। इसी तरह से हम लोग क्या लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र की विशेषता ज्यादा नहीं दिखाई देती है। क्लियर हुआ? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र
इसी को मैं बताया कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है, जो भारत में पाया जाता है। इसको थोड़ा सा इसका अर्थ जान लेना है, इसका दो चार विशेषता जान लेना है, और फिर इसकी समस्या जान लेना है, एक दो महत्व लिख लेना है कि कभी कुछ आए तो बस ऐसे लिख दिया जाएगा, मतलब विश्लेषण कर लेना है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, विशेषता, समस्या, महत्व। तो समस्या और महत्व हो गया, तो इसमें जो है विश्लेषण, इसी को हम लोग विश्लेषण कहते हैं। अब समझिए, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का मतलब कि ये जो जनता है, जनता जो है प्रतिनिधि का चुनाव करती है। अब प्रतिनिधि जो है सामान्यतः दल के सदस्य होते हैं, दल के सदस्य। और जो दल जो है बहुमत में आता है, वह जो है यही प्रतिनिधि तो सरकार बनाते हैं। और जो दल बहुमत में आता है वो सरकार बनाता है। ऐसे समझिए, हम लोग प्रतिनिधि का चुनाव किए ना, ये प्रतिनिधि जो थे वो दल के सदस्य थे, कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का सदस्य था। और जो दल बहुमत में आया वो सरकार बना लिया, नहीं बहुमत में आया तो तीन चार दल मिलकर सरकार बना लिए। और जो अल्पमत में हुआ, जो अल्पमत में हुआ वो विपक्ष में बैठ गया। जो जनता है, जनता का जो समग्र प्रतिनिधित्व है, समग्र प्रतिनिधित्व है, वो कौन करता है? तो संसद करती है। जनता का समग्र प्रतिनिधित्व संसद करती है। भाई हम लोग का समग्र प्रतिनिधित्व, सब प्रतिनिधि कहां बैठते हैं? संसद में, संसद करती है। और संसद में जो है संसदीय प्रक्रिया चलती है, यहां संसदीय प्रक्रिया चलती है। और संसदीय प्रक्रिया का मतलब कि जैसे प्रश्नकाल चलता है, प्रस्ताव आता है, विधेयक पर चर्चा होता है, विधेयक पर चर्चा होता है, समितियां बनती हैं, ये सब चलता रहता है संसद के भीतर, ये सब चलता रहता है। और यही जो संसदीय जो प्रक्रिया है, ये जो संसदीय जो प्रक्रिया है, तो आप देखते हैं किसी संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से जो है सरकार को जो है नियंत्रित किया जाता है, सरकार को नियंत्रित किया जाता है। और सरकार को नियंत्रित करके सरकार को जो है उत्तरदायी बनाया जाता है, संवेदनशील बनाया जाता है, संवेदनशील बनाया जाता है। तो ये जो व्यवस्था है जहां पर जनता सीधे सरकार में नहीं है, जो पहले प्रतिनिधि का चुनाव कर रही है, फिर प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार बन रहा है, जहां दल की भूमिका है, ऐसी जो व्यवस्था है इसको प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहा जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। ऐसे फोटो खींच लीजिए, साइड में बना लीजिएगा बाद में। बोला कि सब मजबूत दे दे कराऊंगा तब ना लिखने का मन करेगा। हम लिखेंगे तो एग्जाम में कोई पढ़ने का मन करेगा, लाओ पढ़ लेते हैं काफी, तब ना नंबर देगा। रट रट के कितना लिखेंगे? अरे तब तो फिर बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। यदि बना दिए तब तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। हम तो इसलिए बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। वही बताइए, लोग पढ़ते हैं, लिख के चले आते हैं, 115 120 25 नंबर पा जाते हैं। तो कुछ तो होगा, कुछ तो उनको मैं सिखाता हूं। ऐसे आशीर्वाद से कैसे काम चलेगा? कोई ऐसा नहीं कि पोल्ट्री का हमारे पास जीएस सेकेंड का कोई है टैबलेट, आइए इधर ये लीजिए पानी पीजिए, ऐसा तो कोई टैबलेट नहीं है ना मेरे पास। हाँ ये है कि 4 साढ़े 4 महीना लगेगा, सिखाऊंगा, लगे रहेंगे, कुछ भी लिख कर चले आएंगे, हो गया। किसी से कम नंबर थोड़े ना आएगा आपका, कुछ भी लिख के आइए, क्योंकि ये सब जब मजबूत रहेगा तो आप कुछ भी क्या लिखेंगे, बढ़िया ही लिखेंगे। अब ये समझे, अब भूमिका में क्या लिखना है, इसका जो अर्थ है, अर्थ का मतलब क्या हुआ कि भारत में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, व्यवस्था की समस्या है, इसलिए दल के माध्यम से लोकतंत्र चलाया जाता है। और जो दल बहुमत में आता है वही शासन करता है, और संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से जो है सरकार को नियंत्रित करके उत्तरदायी बनाया जाता है। अर्थ लिखिए।
भारत जैसे देशों में जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, अतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चल सकता, अतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चल सकता, अतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चल सकता, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चल सकता। इसी कारण अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया, जिसमें दल के माध्यम से, इसी कारण अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया, जिसमें दल के माध्यम से चुनाव होता है, दल के माध्यम से चुनाव होता है। जो दल बहुमत में आता है सरकार बनाता है, जो दल बहुमत में आता है सरकार बनाता है, और जो अल्पमत में होता है वो विपक्ष में बैठता है। और संसदीय प्रक्रिया के द्वारा सरकार को नियंत्रित आबलिक उत्तरदायी बनाया जाता है, नियंत्रित आबलिक उत्तरदायी बनाया जाता है, नियंत्रित आबलिक उत्तरदायी बनाया जाता है, नियंत्रित आबलिक उत्तरदायी, ऐसे लिख दीजिए भाई, नियंत्रित होगा ऐसे लाइन खींच दीजिए, आबलिक हो गया भाई। हमें कहते हैं बार बार लिखेंगे कि नियंत्रित, नियंत्रित किया जाता है जिससे सरकार उत्तरदायी होती है, तो सेंटेंस बढ़ गया ना। इसी को तो बोला था कि आप लोगों को अंतर संबंधित करना है, तकनीकी शब्द का प्रयोग करना है। नियंत्रित और लाइन खींच के ऐसे लिख दिए उत्तरदायी, एग्जाम में समझ गए कि नियंत्रित किया जाएगा। तो जब बताइए नियंत्रण हटा, दुर्घटना घटा, तो सरकार पर नियंत्रण कम हुआ कि सरकार कुछ तो मनमानी करेगी ही। तो नियंत्रण और उत्तरदायी जो है, नियंत्रण जवाबदेहिता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लिखिए भूमिका। अब विशेषता, पहली विशेषता समझिए। ये बताइए लोकतंत्र, जनता का तंत्र, तो जनता के तंत्र में संप्रभुता, सोवरेंटी, सोवरेंटी का मतलब होता है, संप्रभुता का मतलब होता है कि ऐसी इच्छा, ऐसी सर्वोच्च इच्छा जिसके माध्यम से देश के भीतर कानून बनता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए जाते हैं, तो ऐसी सर्वोच्च इच्छा को संप्रभुता कहा जाता है। ये बताइए कि लोकतंत्र में संप्रभुता किसके पास है? भारत में जनता के पास। लेकिन हम लोग जो है सिद्धांत तो संप्रभुता हम लोग के पास है, हम लोग मालिक हैं, और मोदी साहब और तमाम मंत्री लोग हम लोग के क्या हैं? सेवक हैं। हम लोग स्वामी हैं, हम लोग राजा हैं, और वो लोग सेवक हैं। उससे अच्छा सब लोग सेवक ही बन जाएं। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि संप्रभुता जनता में सिद्धांत निवास करती है, लेकिन व्यवहार में जो है प्रतिनिधियों के द्वारा शासन होता है। यही तो मतलब निकला। नंबर एक, संप्रभुता जनता में सिद्धांत निवास करती है, संप्रभुता जनता में सिद्धांत निवास करती है, लेकिन व्यवहार में प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है, प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। मतलब हम लोग सीधे शासन नहीं करेंगे, सिद्धांत में संप्रभुता हम लोग के पास है, सिद्धांत में मालिक हम लोग हैं, हम लोग केवल चुनाव में भूमिका निभाएंगे। अब दूसरा बात देखिए, ये बताइए नियमित चुनाव होता है, 5 वर्ष पर चुनाव होता है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का प्रयोग किया जाता है, और उसके माध्यम से चुनाव करके हम लोग जिसको चाहते हैं उस दल को बहुमत देते हैं। जिस दल को हम लोग बहुमत देंगे वही लोग सरकार बनाएंगे, वो हम लोग की इच्छा। नंबर 2, नियमित चुनाव में जनता, नियमित चुनाव में जनता मताधिकार का प्रयोग करके, मताधिकार का प्रयोग करके सत्ता में परिवर्तन करती है, सत्ता में परिवर्तन करती है। तीसरा बात देखिए, यह जो सरकार है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, इस लोकतंत्र में बहुमत का शासन चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसका बहुमत आया वो सरकार बनाएगा। अब बहुमत के आधार पर ही कानून बनता है, तो सामान्यतः जिसके पास बहुमत है उसी का व्यवस्था चलता है। नंबर 3, इस व्यवस्था में बहुमत का सिद्धांत दिखाई देता है, बहुमत का सिद्धांत दिखाई देता है।
जैसे बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है, बहुमत के आधार पर कानून बनता है। इसे वो देखिए, इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं, ये बताइए, इस व्यवस्था में यदि प्रश्नकाल नहीं चलेगा, प्रस्ताव नहीं आएगा, समितियां नहीं होंगी, विधेयक पर चर्चा नहीं होगा, ठीक ढंग से जो है विधायिका काम नहीं करेगी, न्यायपालिका काम नहीं करेगी, तो ये व्यवस्था नहीं चल पाएगा ना। इसका मतलब इस व्यवस्था में जो लोकतांत्रिक संस्था है, जो प्रक्रिया है, वो ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि इन्हीं संस्थाओं प्रक्रियाओं के द्वारा ही जो है लोकतंत्र को बनाए रखा जाता है। ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वही जो है लोकतंत्र को बनाए रखने का साधन है। भाई आप किसी ऑफिस में जाते हैं, मान ली कोई अधिकारी है, तो आप उसको नमस्ते करते हैं कि साहब नमस्ते, क्यों करते हैं? अपना सम्मान करते हैं। उस अधिकारी का सम्मान नहीं, अपना सम्मान। लोकतंत्र है, वो अधिकारी पढ़ लिख कर आया है, परीक्षा उच्छा पास करके आया है, वो अधिकारी है, इसलिए आपका फर्ज बनता है कि उसके ऑफिस में जाइए तो उसको नमस्ते करिए, क्योंकि यही लोकतंत्र को हमारे जिंदा रख सकता है। क्योंकि लोकतांत्रिक जो संस्था है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वही लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है। भाई मोदी साहब जब चुनाव लड़ने गए, नामांकन पत्र दाखिल करने गए, तो आईएएस अधिकारी बैठा हुआ था, मोदी साहब खड़े थे। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया संस्था है। यहाँ मोदी साहब खड़े हैं कि अमित शाह साहब खड़े हैं, उससे मतलब नहीं है, वो अधिकारी है। वो इस समय जो है वो अधिकारी का काम कर रहा है, और आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में नामांकन दायर कर रहे हैं, तो आप खड़े रहेंगे, वो बैठा रहेगा। वो भले ही बाद में आप नमस्ते कर लेंगे कि साहब नमस्ते, लेकिन उस समय तो आपको खड़ा ही रहना पड़ेगा। चाहे राहुल गांधी साहब देखिए, वो भी खड़े थे बेचारे, अधिकारी मजे से बैठा था, दो दो एसी लगा के अधिकारी बैठा था, ये लोग बाहर टहल रहे थे। क्योंकि यही व्यवस्था है, यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संस्था है। उसका अर्थ है कि यही जो लोकतांत्रिक संस्था है, यही हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है। कि यहाँ कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर जो पद बनाया गया है संविधान के माध्यम से, उस पद की महत्ता है। आप जब फिर चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बन जाइएगा, तब आइएगा, तो हम खड़े रहेंगे। अभी तो आप खड़े रहिए। अब मोदी साहब दोबारा गए होंगे, तो अधिकारी बैठा हुआ मिला होगा? नहीं ना, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन के गए, अब वो खड़ा हुआ मिलेगा, अब ये बैठे हुए नजर आएंगे। तो ये चक्र चलता रहता है। लिखिए एक पॉइंट और, इस व्यवस्था में लोकतांत्रिक संस्था तथा प्रक्रिया, इस व्यवस्था में लोकतांत्रिक संस्थाएं तथा प्रक्रियाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, और इन्हीं के माध्यम से लोकतंत्र को चलाया जाता है। इन्हीं के माध्यम से लोकतंत्र को चलाया जाता है। अब समस्या लिखिए, पहली बात देखिए, यहां पर देख रहे हैं कि ये जो दल हैं, दल कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दल से ही सरकार बन रही है। अब मान लीजिए, राजनीतिक दल की मुख्य भूमिका है लोकतंत्र में, दल से ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं, दल बहुमत में आता है तो सरकार बनाता है। यदि दल मान लीजिए वोट बैंक की राजनीति हमेशा करेगा, गुटबंदी करेगा, समाज में तनाव को बढ़ावा देगा, तो इससे हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा ना, हमारा राष्ट्रीय हित प्रभावित होगा ना, इससे एकता अखंडता कमजोर होगी ना। भाई हार जीत तो लगा ही रहता है, उसमें क्या है। लेकिन हम कहते हैं कि मान लीजिए एक दल वाला दूसरे दल गुटबंदी करे, तोड़ फोड़ इधर उधर सब चले, तो ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर देगा ना। कोई बात नहीं, उसमें क्या है। आप लोग पढ़ने के लिए आते तो मैं क्या करता हूँ, और जगह भी जीएस चलता है, जाके देख लीजिए, पोल्ट्री लोग पढ़ाते होंगे, वहां अच्छा लगेगा वहां पे जाके पढ़ लीजिएगा। 4 दिन हमारे यहाँ पढ़ के देख लीजिए, 4 दिन वहां भी पढ़ के देख लीजिए, जहां आपको मन लगे वहां पर पढ़िएगा, उसमें क्या बात है। यही तो लोकतंत्र है। नंबर 1, लोकतंत्र में दल की मुख्य भूमिका होती है, लेकिन दल वोट बैंक की राजनीति, आप लोग गुटबंदी कर रहे हैं,
वोट बैंक की राजनीति, आप लोग गुटबंदी कर रहे हैं जो लोकतंत्र को कमजोर करता है। दूसरा बात देखिए, जैसे आप देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो है FPPS सिस्टम है, FPPS फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है। इसका मतलब पहले आओ पहले पाओ। तो मान लीजिए 1000 मतदाता है, अब इसमें से मान लीजिए 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई 100 पाया, कोई 50 पाया, कोई 40 पाया, कोई 30 पाया, 100 वाला विजयी हो गया। आप देख रहे हैं कि 1000 वोट में से 100 वोट पाने वाला विजयी हो रहा है, बहुमत भी नहीं पा रहा है, सबसे ज्यादा वोट पाकर विजयी हो रहा है। बताइए जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद तो बढ़ेगा ना, क्योंकि एक ही जाति के यदि 200 लोग हैं तो चुपचाप इन्हीं का वोट लेकर जीत गया, इन्हीं लोगों का चुपचाप सेवा करेगा, अब बाकी लोगों को पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगले बार चुनाव में भी 100-150 वोट पाकर ही हमको विजयी होना है, तो क्या जरूरत है बाकी लोगों का सेवा करने का। कम से कम 500 वोट तो होना चाहिए, बहुमत का तो सिद्धांत होना चाहिए, तभी तो पूरे क्षेत्र का ध्यान रखता। नंबर 2, इस व्यवस्था में FPPS पाया जाता है जो अंतर विरोध उत्पन्न करता है, कंट्राडिक्शन, अंतर विरोध उत्पन्न करता है, जिससे जातिवाद क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है, ये बताइए। यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी मैं आपको समझाया था कि जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र का क्या मतलब है। मान लीजिए मैं बताया था कि लोकतंत्र का क्या मतलब है। लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो, मानव संसाधन का उचित विकास हो, लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, मास्टर जो भी बनना चाहते बन सके, जो जिस लायक है, चयन की स्वतंत्रता का प्रयोग कर सके। तो अभी बताया कि भारत में कितना दिखाई देता है। हम लोग केवल राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं। आपको वोट डालने का अधिकार दिया हूं ना, चुनाव में वोट डालिए, ये बताइए, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार का लोकतंत्र ना। हमारे यहाँ लोकतंत्र में आर्थिक अधिकार कहाँ है? हमारे यहाँ लोकतंत्र में जो है सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति की बात कहाँ की गई है? सबको आवास कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में सब लिखा गया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सबसे प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां पर आवास का अधिकार, नौकरी का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार सब मूल अधिकार है। यदि आपने वहां पर पढ़ाई लिखाई कर लिया, BEd कर लिया, तो आपको सरकार मास्टर जरूर बनाएगी, आपका फंडामेंटल राइट है। आप देश के नागरिक हैं तो आपको मकान अवश्य उपलब्ध कराएगी, आपको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएगी, सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं उपलब्ध कराएगी तो सीधे न्यायपालिका में वहां चले जाएंगे। हमारे यहाँ जा सकते हैं नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक अधिकार ज्यादा है, सामाजिक आर्थिक अधिकार कम है। अगला पॉइंट, भारत में राजनीतिक अधिकार पर ज्यादा बल दिया जाता है, सामाजिक आर्थिक अधिकार पर कम, जबकि बिना आर्थिक अधिकार के राजनीतिक अधिकार नहीं चल सकता, महत्व लिख दीजिए। अब इसी में से जैसे मान लीजिए आपका नोट्स है, तो मैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में जो है कम से कम मान लीजिए 8 विशेषता लिखा हूँ, 5 समस्या लिखा हूँ, उसी में से 2 समस्या मन के तो उतार ली, कोई दिक्कत की बात, क्योंकि हम लोग मेनली तो आपको समझाने का बात है ना, दिमाग में आपके बैठना चाहिए बात। अभी बताइए, जैसे मैं बताया आपको, चाहिए तो बता रहा था, और इसका महत्व उसका लिखना है ना। चलिए महत्व ये नहीं था, कहीं था लोकतंत्र, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, महत्व चलिए 2-3 महत्व लिख दीजिए। ये बताइए, ये जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है यही व्यवहारिक लोकतंत्र है, यही एकमात्र विकल्प है। चाहे जितनी आलोचना कर लीजिए और कोई विकल्प भी नहीं है। इससे बड़ा महत्व क्या हो सकता है कि चाहे जितनी आलोचना कर लीजिए इसी लोकतंत्र को अपनाना पड़ेगा। नंबर 1, यह लोकतंत्र का व्यवहारिक स्वरूप है। पहला महत्व नंबर 1, यह लोकतंत्र का व्यवहारिक स्वरूप है, और इसके बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता, एकमात्र विकल्प है, तो आप सुधार कर सकते हैं इसमें, जैसे सुधार कर सकते हैं, जैसे ये लोकतंत्र है तो इसमें सुधार हो सकता है ना, कि भाई निष्पक्ष चुनाव हो, जो दल हैं दल में सुधार हो, दल जो है वोट बैंक की राजनीति न करें, या मान लीजिए सब करिए कि अभी जैसे मैं बताया कि ये सिस्टम में सुधार किया जाए, अभी आगे पढ़ाऊंगा जो चुनाव आयोग, तो आपको बताऊंगा, तो जुड़ जाएगा जाकर सब। मान लीजिए हमने पूछा कि भारतीय लोकतंत्र में जो है सुधार, कोई मान लीजिए कुछ किसमें, हाँ ठीक है, क्योंकि हमने मान लीजिए हम लोग प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का महत्व पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं, बार बार प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की जगह यह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। दूसरा बात देखिए, ये बताइए, यहाँ नियतकालिक चुनाव होगा? अभी तो बोला हूं कि 5 वर्ष तो चुनाव नहीं हुआ है, नियतकालिक चुनाव होता है ना। तो चुनाव जब होता है तो उस चुनाव में देखे होंगे कि खूब जो है वह खूब नागरिक संस्कृति का विकास हुआ, राजनीतिक संस्कृति का विकास हुआ, खूब चहल पहल रहा। तो जो चुनाव होता है
उससे नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है, चुनाव से राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, और इस तरह से देखा जाए तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। ये चुनाव महापर्व था ना, इस महापर्व से हमारे यहाँ जो है लोकतंत्र मजबूत हुआ है ना। अब देखिए सब लोगों को शांति मिल गई, दल वालों को भी शांति मिल गई, जनता को भी शांति मिल गई, अब सब लोग चैन ले लिए। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र में जो चुनाव होता है ये गुस्सा निकालने का एक व्यवस्था है। हम लोग बटन उटन दबा लिए, इधर उधर हो गया, सरकार बन गई, अब हम लोग का गुस्सा निकल गया, अब 2-3 साल कुछ नहीं होगा, सब शांति से चलेगा, सबका गुस्सा निकल चुका है। जनता भी खूब बोल ली, दल वाले भी खूब बोल लिए, एक दूसरे की आलोचना हो लिया, खूब अपना हो लिया है। अब कोई समस्या की बात नहीं, अब 2-3 साल चलती रहेगी व्यवस्था। अब 2-3 साल के बाद फिर हम लोग को जो है कुछ शुरू होगा तो धीरे धीरे फिर चुनाव का माहौल आ जाएगा, और इस तरह से क्रांति की संभावना समाप्त हो जाती है, उग्र आंदोलन समाप्त हो जाता है। कोई आंदोलन चल रहा है इस समय, सब लोग ठंडा गए, क्योंकि चुनाव में सब जो है सब लोग धीरे धीरे अपना गुस्सा निकाल लिए। जैसे मान लीजिए घर में माताजी पिताजी को बोल लेती हैं 10-5 मिनट तो उनका गुस्सा निकल जाता है ना। और अच्छे पिताजी देखिए कभी माताजी को ये नहीं बोलते कि आप मत बोलिए, 15-20 मिनट वो अपना डांट डपट कर लेती हैं कि सुबह से गए फला सामान नहीं लाए, ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ, ये वो जो भी बॉलबाजी बोल लें, उसके बाद ठीक हो गए। यदि नहीं बोलने देते तो दिक्कत आ जाता ना। अब बोल लें तो उसके बाद भाई खाना न बनाइए, हो गया। तो यहाँ पर यही व्यवस्था है कि जनता खूब अपना वोट दे ली, खूब जनता बोल ली, खूब यूट्यूब पर इधर उधर सब लोग अपना खेल कूद लिए, और इस तरह से देखा जाए तब माहौल ठीक हो गया। नंबर 3, इस व्यवस्था में नागरिक अधिकार होने के कारण, इस व्यवस्था में नागरिक अधिकार होने के कारण नागरिक संस्कृति का विकास होता है, नागरिक संस्कृति का विकास होता है, जो नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, जो नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, जो लोकतंत्र को मजबूत करता है, जो लोकतंत्र को मजबूत करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से अराजक स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाता है, और कहीं न कहीं जो है सरकार भी जो है व्यवस्थित तरीके से अपना काम कर लेती है। भाई अराजक स्थिति नहीं आ पाता है ना, कम से कम जो नेता हैं कुछ नहीं तो कम से कम व्यवस्था चलाते रहते हैं। आप लोग जाते हैं मान लीजिए कहीं पर किसी ऑफिस में जाते हैं तो आप लोगों को लगता है कि फला अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैं अधिकारी होता सब काम कर देता। और जब आप अधिकारी बन के जाएंगे तब उसको आपको पता चलेगा कि अरे तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत दिमाग गर्म हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, अब मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग लगेगा क्या मतलब, आज जिस दिन बोल दूंगा कि आइए सुबह जो है 10:30 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक बोलते रहिएगा, शाम तक पढ़ाऊंगा ना 6:30 बजे तक, 30 सोच लीजिए 8 घंटा 5 घंटा 7 घंटा लगातार बोलना हल्का फुल्का काम है। कोई नया व्यक्ति है उसका सब ये सब दर्द उर्द करने लगेगा। अब बोलने का मतलब कुछ आना भी तो चाहिए, क्या बोलेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं मान लीजिए सबसे बड़ा महत्व क्या है, सबसे बड़ा महत्व है कि कम से कम अराजक स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती है, व्यवस्था चलती रहती है। नंबर 3, अराजक स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती, अराजक स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती, अराजक स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती, और व्यवस्था चलती है, व्यवस्था चलती है। एक प्रश्न और लिखवाया था, ये हो गया ना 2-3, एक प्रश्न जैसा अच्छा वो याद आया, उसको भी समझा दें कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान लोकतांत्रिक मूल्यों से ही हो सकता है, लोकतांत्रिक मूल्यों से ही हो सकता है। ये प्रश्न है, अभी जो लिखवाया था क्वेश्चन 150 शब्द में, ऐसे सुन लीजिए बस केवल। और जो आईएएस में लोकतंत्र का क्वेश्चन आया होगा ना 2-4, वो भी कल ढूंढ ढांढ के लाइएगा, वैसे इतने कंसेप्ट सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखवा दूंगा वो आर्थिक विकास और लोकतंत्र, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार आ चुका है इसमें 8-10 साल पहले। अब इसमें क्या करिएगा, सबसे पहले भूमिका लिखिएगा। भूमिका का मतलब कि लोकतंत्र का अर्थ लिखना है, लोकतंत्र का अर्थ लिखना है, और फिर प्रश्न को जोड़ना है, प्रश्न को जोड़ना है। कैसे लिखेंगे, लोकतंत्र मूल्यात्मक का अवधारणा है, इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व जैसे मूल्य पाए जाते हैं। ठीक, अब बस उसी को प्रश्न पे जोड़ दीजिएगा कि वर्तमान में आतंकवाद, पर्यावरण है, साइबर अपराध, जो भी याद आया, ये सब समस्याएं जो विश्व में चल रही हैं उसका वास्तविक निदान जो है वह लोकतांत्रिक मूल्यों के द्वारा ही हो सकता है। ठीक, ऐसे लिखे 4 लाइन। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, अब लिखने के बाद यहां पर आपको जो है मेन पार्ट लिखना है। मेन पार्ट लिखना है, इसका मतलब कि अब एक एक समस्या को लेकर, जैसे आतंकवाद की समस्या है, मान लीजिए पर्यावरण की समस्या है, पर्यावरण है चाहे जलवायु परिवर्तन है, ये सब एक समस्या ले लिए। मान लीजिए साइबर अपराध है, जो भी याद आया
साइबर अपराध है, इस तरह की समस्या को लेकर लोकतंत्र से जोड़ना है। ये बताइए, लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे तो आतंकवाद कैसे कम होगा? यदि हम लोकतंत्र को बढ़ावा दें तो विश्व में समानता को बढ़ावा मिलेगा। कोई भी देश जो है वो देखा जाए तो दूसरे को जो है हीन दृष्टिकोण से नहीं देखेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों को सम्मान मिलेगा। आज जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता दिवस भी तो है 25 जून 2020 से मनाया जा रहा है। इसी को बोल रहा हूं करंट, यही पीटीयूटी का करंट है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता दिवस। तो आप देख रहे हैं कि विश्व में जब समानता को बढ़ावा मिलेगा, कोई देश दूसरे का शोषण नहीं करेगा, तो ऐसी दिशा में जब दूसरे का शोषण नहीं करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आतंकवादी प्रवृत्तियों में कमी आएगी। मान लीजिए हमें कहते हैं सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होगी, तो कोई पैसे के लिए आतंकवादी नहीं बनेगा। जो मुंबई दुर्घटना हुआ था उसमें पैसे के लिए भी तो आतंकवादी लोग बन गए थे, याद है? ऐसे करके एक पैरा भूमिका लिखे, फिर थोड़ा सा इसको जोड़े, फिर लास्ट में एक मूल्यांकन लिख दिए। आप लोगों के मॉडल आंसर में लिख रखा हूं इसका आंसर, मॉडल आंसर में लिख रखा है, उसको पढ़ लीजिएगा। इसको मैं लिखिए मत, मॉडल आंसर में लिख रखा हूं इसका उत्तर। अब हम कल आएंगे तो हमको एक चीज याद दिलाइएगा, क्या? आर्थिक विकास और लोकतंत्र, वही हेडिंग भरा लीजिए, आर्थिक विकास और लोकतंत्र, क्योंकि इसका क्वेश्चन कराना है ना उसमें कि प्रश्न आएगा कि आर्थिक विकास और लोकतंत्र या समावेशी विकास और लोकतंत्र, इस तरह से पूछेगा। और इकोनॉमिक्स से जोड़कर पूछता है। अब इकोनॉमिक्स में तो आप लोग लोकतंत्र से जोड़ेंगे नहीं, आप लोग कंफर्म जान लीजिए। अब हम जोड़ना तो हमें ही पड़ेगा। समावेशी विकास और लोकतंत्र दोनों पूरक उदाहरण है, इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ेंगे। अब बोलेंगे अभी तब भी सर बोल देंगे कि लोकतंत्र इसमें पढ़ेंगे कि जीडीपी पढ़ेंगे, तो जोड़ दूंगा क्योंकि बहुत दिन हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, कल आगे बढ़ा जाएगा।